गांव उल्टे पड़ते हुए आपको दिखाई देते हैं। जी राजीव जी, बीते सप्ताह या इस हफ्ते जो आज आखिरी अनम्यूट दिन कर है समझिए। अनम्यूट कीजिए। जी मैं अनम्यूट हूँ। जी जी आवाज आ रही कीजिए। मेरी? जी आ रही हाँ, आ रही। इस हफ्ते जो घटना घटी है वो केवल इस हफ्ते की नहीं है। पिछले कई हफ्तों में जो घटनाएं घटती रही हैं उसका एक इम्पैक्ट इसमें नजर आता है। स्पेशल सत्र की घोषणा तो पहले हुई थी। स्पेशल सत्र ने सबको चौंकाया था और उसमें क्या हो सकता है इसको लेकर के ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, वो स्ट्रोक हो सकता है, कई बातें सामने आई थी। कॉमन सिविल कोड, एक देश एक चुनाव और तरह तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन। लेकिन आखिरकार जब महिला आरक्षण बिल आया और वो भी कैबिनेट में मीटिंग होने के बाद, तय होने के बाद भी देश को नहीं बताया जा रहा था और इसको इस रूप में पेश किया जा रहा था कि कुछ ऐसा धमाका होगा। नया नई संसद में नया धमाका, नए तरीके से, नए अंदाज से इस रूप में लाए जाने की कोशिश की गई। लेकिन जब सबके सामने आया तो इस बिल में नया कुछ भी नहीं था, बल्कि जो पारित विधेयक था राज्यसभा में उसको ही कैरी कर सकते थे, उसको इन्होंने नहीं किया। ये बोलने के लिए कि आखिरी गोल जो मारता है उसी का नाम होता है, यही बोलने के लिए उन्होंने ऐसा किया, जबकि कंटेंट में वही कुछ भी नया नहीं था। अगर ओबीसी को इंक्लूड कर देते तो एक बात समझ में आती कि कुछ नया धमाका था, तो नया धमाका भी नहीं हुआ। तो महिला आरक्षण बिल को लेके जो सरप्राइज फैक्टर क्रिएट करना चाहते थे वो सरप्राइज फैक्टर क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि इंडिया ने सरप्राइज फैक्टर क्रिएट किया कि लोकसभा में सिर्फ 2 मत विरोध में थे और राज्यसभा में पूरी तरीके से वो एक मत से पारित हुआ। ये जी चौंकाने वाला फैक्टर था और उसके एहतियातन उस नोट के साथ था कि ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। चौंकाने वाला फैक्टर ये था कि भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने सोचा कि महिला आरक्षण बिल अगर हम लाएंगे तो इंडिया के सभी घटक दल ओबीसी के सवाल पर जिस तरीके से पहले बंटे हुए थे एक बार फिर ये लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन हुआ क्या? इंडिया के घटक दलों ने देखा कि ये बिल तो अभी आने वाला है ही नहीं, इफेक्ट में कानून बन जाता है तो, और जब कानून बन जाने के बाद आने वाला ही नहीं है तो 2024 में तो हम आएंगे, हम देखेंगे कैसे करना है और कैसे जल्दी निपटना है इसको। तो हम क्यों लड़े 24 से पहले? इन्होंने लड़ने से मना कर दिया, बोला चलो सपोर्ट है, जो मूव आप ले रहे हैं आपका सपोर्ट है, तो वो पारित हो गया। अब विरोध पैदा हो गया बीजेपी में, नहीं उमा भारती खड़ी हो गई। आज भी भोपाल में बैठक हो रही है ओबीसी की, बहुत बड़ी बैठक उन्होंने बुलाई, इससे पहले भी उन्होंने बुलाई थी। तो जी ये जो ओबीसी को उन्होंने जगाने का प्रयास किया ये रुकने वाला नहीं है। पूरे बिल्कुल। देश का ओबीसी वर्ग इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछ रहा है कि जिस बात को लेके बीजेपी 2010 में बोला करती थी, उससे पहले बोला करती थी, आज वो भूल क्यों गई? तो महिला आरक्षण बिल लाने का दांव, सरप्राइज फैक्टर खत्म हो गया। इंडिया में कोई फूट नहीं पड़ी, उल्टा देश का ओबीसी वर्ग खिलाफ हो गया। ओबीसी वर्ग की जब बात आती है तो ये बात बताना जरूरी है कि 2009 में ओबीसी का जो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था उसका दुगना हो गया 2019 में, 22% से 44%, और ये जी 44% माने रखता है। ये वोट बैंक अगर छिटका या खिसका तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी नहीं रह सकती है। ये इतना बड़ा उल्टा दांव पड़ा है कि आप कल्पना अभी नहीं कर सकते, लेकिन हमें दिख रहा है कि आगे क्या हो सकता है। ये इंटेंसिफाई होगा इसका इम्पैक्ट, ये मैं फिलहाल आपको कह रहा हूं। जी जी इस जी अनम्यूट कर राजीव जी, जी इस जी जी इस ठीक है। बात की समीक्षा करना बहुत जरूरी है। देखिए, महिला आरक्षण बिल के सवाल पर अगर इंडिया के घटक दल आपस में लड़ने लग जाते तो क्या होता? फिर तो आज परिस्थिति बिल्कुल अलग होती। फिर 5 दिन में सत्र 4 दिन में नहीं खत्म होता, पूरा सत्र चलता।
फिर और जो श्रवण गर्ग साहब कह रहे थे कि कुछ बातें थी जो होने वाली थी, नहीं हुई इस सत्र के दौरान। मैं कल्पना करता हूं कि वो क्या होने वाली थी। वो जो संविधान की किताब लेकर चलने का ढोंग किया गया, प्रधानमंत्री जी ने पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक आने में के दौरान जिस किताब को उन्होंने संविधान की किताब बताया, वह तो फर्जी संविधान था, वो तो वास्तव में संविधान था ही नहीं। तो उस फर्जी संविधान को आगे पारित कराने की कोशिश हो सकती थी, उस पर मुहर लगाने की कोशिश हो सकती थी, जिसकी हिम्मत नहीं हुई वर्तमान सरकार को। ये खुला एजेंडा था, संकेत था कि एक संविधान जिसको वो बोल रहे हैं वो संविधान है ही नहीं, और कह रहे हैं कि हम पुराना वाला कोई छपा हुआ पुस्तक लेकर के आ गए हैं। अरे पुरानी छपी हुई पुस्तक संविधान थोड़े हैं। संविधान जो है वो लेकर आप चले ही नहीं पुराने संसद से नए संसद के पास, और एक ऐसी पुस्तक को संविधान बनाने की कोशिश, उनका हिडन एजेंडा था जिसकी हिम्मत नहीं हुई उसको इम्प्लीमेंट कराने की। ये इंडिया की जीत है कि आप नहीं करा सके संविधान, जो आप बदलना चाह रहे थे वो कोशिश नहीं कर सके। ये इंडिया की जीत है। इंडिया की जीत है कि इंडिया में फूट नहीं पड़ी, आपका आप में फूट पड़ गई, भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ गई। उनसे लोग पूछ रहे हैं अभी क्यों नहीं लागू हो रहा है संविधान, उनसे लोग पूछ रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं हो रहा है। इंडिया वाले सही तो कह रहे हैं, यानी जो सवाल विपक्ष पर डालना चाह रहे थे वो उल्टा उन पर पूछा जा रहा है, एकदम उल्टा पड़ गया। पूरी तरीके से दांव जो है उल्टा पड़ गया। मैंने पहली बार के संबोधन में जानबूझकर विधुड़ी वाले प्रकरण का जिक्र नहीं किया, क्योंकि विधुड़ी वाला प्रकरण बस छू भर जाने का प्रकरण नहीं है। ये प्रकरण बहुत बड़ा है। मैं ये कहता हूं कि ये दो व्यक्ति के बीच का संवाद नहीं है जिसको गाली गलौच या संसद की मर्यादा का टूटना कहा जाए। ये उनसे बहुत ऊपर की बात है। ये बात एक सत्ताधारी दल जो कि हिंदुत्व का दावा करता है, जो कि हिंदू राष्ट्र का सपना देखता है, जो अखंड भारत की बात करता है, उसकी ओर से एक सांसद अल्पसंख्यक समुदाय के अपने साथी निर्वाचित प्रतिनिधि सांसद जो भी आम जनता के चुने हुए हैं उनको सीधे गाली देने का काम करता है। सामुदायिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर, धार्मिक आधार पर गाली देने का काम करता है। और इसके जो रिपरकशंस होने चाहिए, जो प्रतिक्रिया हो सकती थी और नहीं हुई, और जिसकी चर्चा हमारे साथी पैनलिस्ट कर रहे थे कि वो प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो ये भी एक तरह से अल्पसंख्यकों का वो व्यवहार दिखलाता है कि बार बार उकसाए जाने के बावजूद अल्पसंख्यक नहीं उकस रहे हैं और उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। ये भी बताता है। रमेश विधुड़ी ने जो कहा वो सिर्फ एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया नहीं है, वो एक थिंक प्रोसेस प्रतिक्रिया है जो लंबे समय से चल रही है, जो कपड़े से पहचानता है, जो 80-20 करता है, जो नित्य दिन नूह जैसी घटना को अंजाम देता है, जो मणिपुर जैसी घटना को बहुसंख्यकवाद के नाम पर अंजाम देता है। इस पूरे थॉट प्रोसेस का वो हिस्सा है कि बहुसंख्यकवाद, हम अधिक संख्या में है तो जैसे चाहेंगे वैसे कहेंगे, हम दुत्कारेंगे तुम्हें, हम तुम्हें फटकारेंगे, हम तुम्हें अपमानित करेंगे और तुमको दोहरी नागरिकता के हिसाब से जीना पड़ेगा। ये जो दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है कि हम बड़े हैं, हम हिटलर की वाली सोच के हैं, हमसे बड़ी नस्ल का कोई नहीं है, बाकी जो है वो दोहरी नागरिकता वाले लोग हैं, हम उसको हिकारत के साथ देख सकते हैं। तो ये उस सोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और इसलिए भी कि कोई विरोध नहीं है। पार्टी के नेता हंस रहे हैं, मेजे थपथपा रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, और सब बड़े बड़े नेता मौजूद है। कैमरे तो सारी तरफ गए नहीं, जो जितना कैमरे में दिखा उतना ही बता रहा हूं कि सब लोग लेकर के वो नहीं आए। तो ये सारी चीजें हुई, इसका मतलब रमेश विधुड़ी का वो विचार नहीं है, ये विचार पूरी पार्टी का है, पूरी विचारधारा का प्रकटीकरण है जिसको
आगे बढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इस बात को भी देश ने समझा है और ये उल्टा गया। तो जो भी कदम उठाए गए हैं, ये सिर्फ एक हफ्ता की बात नहीं है राजीव जी। कदम जिस किसी क्षेत्र में बहुत पहले से जो कदम ये उठा रहे हैं, वो कदम उनको उल्टा पड़ता जा रहा है। आप यूसीसी लेकर आने की कोशिश किया, आपको वापस लेना पड़ा। आप एक देश एक चुनाव की बात कर करके भी उस पर ठंडे बस्ते में डाल दिया, समिति बना करके। आपने भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत का प्रयोग किया, लेकिन आपको बैकफुट पर आना पड़ा और आपने पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया बोलना पड़ा आपको। आपकी हिम्मत नहीं हुई कि पार्लियामेंट हाउस ऑफ भारत लिख दें। ये सारी चीजें बताती हैं कि आपके एक के बाद एक कदम उल्टे पड़ते गए हैं। आरक्षण बिल पर भी आपको महंगा पड़ रहा है, जनता आपसे उल्टा भी पूछ रही है। इस तरीके से हम